हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 का एनसीईआरटी बुक का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस ए नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। एक बॉडी पे एक नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लग रही है। इज़ इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रैवलिंग विथ ए नॉन जीरो वेलोसिटी? उस कंडीशन में क्या बॉडी एक नॉन जीरो वेलोसिटी से मूव करेगा? इफ़ येस अगर करेगा तो उस कंडीशन को बताना है और उस बॉडी की मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी की और डायरेक्शन क्या होगा, और अगर नो है तो उसका कारण भी बताना है। तो सॉल्व करते हैं। तो इसमें कंडीशन दिया है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस ए नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एज पर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। अगर एक बॉडी पर फोर्स लग रही है और वो अनबैलेंस्ड फोर्स लग रही है तो न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से उसकी एक्सेलरेशन जो है वो जीरो है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्मली पड़ रहा है। इफ़ द ऑब्जेक्ट वाज इनिशियली इन द स्टेट ऑफ मोशन, और अगर बॉडी शुरू से मोशन में है, देन एज पर द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इट विल कंटिन्यू इट्स मोशन। और अगर मोशन में ऑलरेडी बॉडी है तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कारण वो मोशन में ही रहेगा। इन द सेम डायरेक्शन विथ सेम स्पीड, उसकी स्पीड भी चेंज नहीं होगी और डायरेक्शन भी वही रहेगा। इट मीन्स द ऑब्जेक्ट में बी ट्रैवलिंग विथ ए नॉन जीरो वेलोसिटी, यानी बॉडी नॉन जीरो वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा, बट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी रिमेन अनचेंज्ड। लेकिन उस बॉडी का वेलोसिटी की वैल्यू और उसकी डायरेक्शन वो अनचेंज रहेगा, वो जो पहले था वही रहेगा। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि व्हेन ए कारपेट इज बिटन विथ ए स्टिक डस्ट कम आउट ऑफ इट। एक कारपेट को अगर हम एक डंडे से कोई स्टिक से ठोकते हैं तो उसमें से जो डस्ट पार्टिकल है वो निकल आती है। एक्सप्लेन, क्यों निकल आती है? ओके, सो व्हेन द कारपेट इज बिटन द कारपेट कम्स इन मोशन, बट एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन the dust particles were in rest and it tried to remain in rest. जब हमने उस कारपेट को किसी डंडे से बिट किया, ठोका, तो वो कारपेट मोशन में आ गई, लेकिन उसके ऊपर जो डस्ट पार्टिकल्स पड़ा था वो पहले रेस्ट में था। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के हिसाब से वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा एंड हेंस इट गेट सेपरेटेड फ्रॉम द कारपेट, और इसलिए वो कारपेट के सरफेस को छोड़ देगा और नीचे गिर पड़ेगा। देन थर्ड क्वेश्चन, वाई इज इट एडवाइज्ड टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ ए बस विथ ए रोप? किसी भी बस के ऊपर छत में रखी हुई लगेज को एक रस्सी से क्यों बांधा जाता है? इसके आंसर में लिखेंगे हम, इफ़ द लगेजेस आर नॉट टाइड एज सुन एज द बस stops suddenly, the luggages are thrown away due to the property of inertia of rest. अगर हम लोग बस के ऊपर लगेज को नहीं बांधेंगे तो जैसे ही बस सडनली अगर रुक जाती है ब्रेक लगाने के कारण, तो उसके ऊपर रखी हुई जो लगेज है वो इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण मोशन में रहना चाहेगा और आगे की ओर थ्रो आउट हो जाएगा, इसलिए उसको बांधना जरूरी होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। ए बैट्समैन हिट्स ए क्रिकेट बॉल व्हिच देन रोल्स ऑन ए लेवल ग्राउंड। एक बैट्समैन क्रिकेट बॉल को हिट कर रहा है और वो ग्राउंड पे रोल करता हुआ आगे बढ़ रहा है। आफ्टर कवरिंग ए शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम टू रेस्ट। थोड़ी दूर चलकर बॉल रुक जाती है। द बॉल स्लोज टू स्टॉप बिकॉज। बॉल थोड़ी दूर चलकर क्यों रुकी? इसमें 4 ऑप्शन दिया है। द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड। बैट्समैन ने जोर से स्ट्राइक नहीं किया था।
velocity is proportional to the force exerted on the ball, there is a force on the ball opposing the motion, and there is no unbalanced force on the ball, so the ball would want to come to rest. तो इसमें कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? दैट इज देयर इज ए फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन. जब बॉल मूव करेगी तो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर. फिर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? ए ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन ए हिल विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन. एक ट्रक रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है चलना और एक ढाल रास्ते पर वो धीरे धीरे नीचे आ रही है. उसकी बॉडी की उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन हो रही है. इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड्स. और 20 सेकेंड में वो 400 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है. तो फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, उसका एक्सेलरेशन निकालना है. एंड फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ़ इट्स मास इज 7 टन्स. अगर उसकी वज़न 7 टन्स है तो वो जब रोड पर चल रही है तो रोड के साथ फ्रिक्शन हो रहा है, तो कितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस पर लग रही है. और यहाँ हिंट में दिया हुआ है 1 टन बराबर होता है 1000 kg. नाउ देयर इज ए फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन. बॉल जब ज़मीन पर रोल कर रहा हो तो उस पर एक अपोजिंग मोशन लग रहा है जो ग्राउंड उस पर लगा रही है ड्यू टू फ्रिक्शन. नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड हेयर इज, ये सी का आंसर, ये तो हम बता चुके हैं. ठीक है. 5 का जो आंसर ट्रक वाली, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना ट्रेवल डिस्टेंस कर रहा है? 400 मीटर. टाइम कितना लग रहा है? 20 सेकेंड. द ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो यू 0 है. अब हम थर्ड फार्मूला लगाएंगे. सेकेंड फार्मूला एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें इसका वैल्यू 400 बैठाएंगे, यू का वैल्यू 0 बैठाएंगे और टाइम का वैल्यू 20 है. तो 20 इंटू 20, तो इससे सॉल्व करेंगे हम तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये ट्रक की एक्सेलरेशन है. अब मास ऑफ द ट्रक दिया हुआ है 7 मेट्रिक टन्स. तो 1 मेट्रिक टन इक्वल टू दिया हुआ है 1000 kg. तो 7 मेट्रिक टन मीन्स 7000 kg. अब फोर्स कितना लगा उस ट्रक पर? तो फार्मूला फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन एज पर न्यूटन सेकेंड लॉ. तो मास है 7000 इंटू 2 यानी 14000 न्यूटन. इतना फोर्स ट्रक पर लगेगा. अब क्वेश्चन नंबर 6. ए स्टोन ऑफ 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance 50 meter. एक लेक के ऊपर की पानी बर्फ़ जम गई है, उस पर एक स्टोन को जो इसकी मास 1 kg है उसको फेंका गया, तो वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता हुआ उस फ्रोजन लेक के ऊपर 50 मीटर तक चलकर रुक जाती है. व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस. तो आइस उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाएगी, उस फोर्स की वैल्यू हमें निकालना है. तो यहाँ मास ऑफ द स्टोन कितना है? 1 किलोग्राम. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन 0 है. इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी 0 क्योंकि वो रुक जा रही है. डिस्टेंस ट्रेवल कितनी कर रही है? 50 मीटर. तब हम थर्ड इक्वेशन लगाएंगे. v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2as. अब यहाँ पर v की वैल्यू 0, u का वैल्यू -20 और डिस्टेंस ट्रेवल्ड 50. इसको कैलकुलेट करेंगे हम तो हमारा a का वैल्यू आएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब हमें निकालना है फोर्स का वैल्यू. तो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, स्टोन पर कितना फोर्स लग रहा है? तो m इंटू ए, तो 1 kg मास है इंटू -4 जो कि a की वैल्यू निकली है, यानी -4 न्यूटन. इतना फोर्स उस स्टोन पर लग रहा है ड्यू टू फ्रिक्शन. अब क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे. इसमें क्या है? ए 8000 kg इंजन पुल्स ए ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स ईच ऑफ 2000 kg. एक ट्रेन की इंजन जिसकी वजन 8000 kg है
वो 5 डब्बे को खींच रही है। हर एक डब्बे की वजन 2000 kg है along a horizontal track, एक ट्रैक पर। If the engine exerts a force 40,000 Newton and the track offers a friction force of 5,000 Newton, इंजन उस वागन पर यानी डब्बे पर फोर्स लगा रही है 40,000 न्यूटन, लेकिन जब पटरी पर वो ट्रेन चल रही है तो फ्रिक्शन हो रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स है 5000 न्यूटन। तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। देन कैलकुलेट द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, तो नेट फोर्स उस डब्बे पर कितना लग रहा है, एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, और उस ट्रेन का एक्सेलरेशन क्या है। तो फोर्स एग्जर्टेड बाय द इंजन तो फोर्स लगाया 40,000 न्यूटन, लेकिन 40,000 न्यूटन तो लगा नहीं, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी लग रही है, तो उतना फोर्स उससे हम माइनस कर देंगे क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो नेट फोर्स एग्जर्टेड बाय द इंजन कितना होगा, 40,000 माइनस 5,000 दैट इज़ 35,000। इतना एक्चुअल फोर्स उस वागन पर लग रही है। अब टोटल मास ऑफ द ट्रेन, अब ट्रेन का मास हम निकालेंगे तो इंजन की मास प्लस जितने वागन्स को वो खींच रहा है वो टोटल मास, यानी 8,000 इंजन का मास प्लस 5 वागन्स हैं, हर एक का 2,000 है, तो 5 इंटू 2,000 यानी 8,000 प्लस 10,000 यानी टोटल मास 18,000 वो इंजन खींच रहा है। अब फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन एज पर सेकेंड लॉ, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाई मास। तो फोर्स कितना एक्चुअल लग रहा है 35,000 डिवाइडेड बाई टोटल मास 18,000, उसको कैलकुलेट करने पर आ रहा है 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, ए की, यानी ये है ट्रेन का एक्सेलरेशन का वैल्यू। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। एन ऑटोमोबाइल व्हीकल्स हैज़ ए मास ऑफ 1500 kg, जैसे एक गाड़ी है सपोज, उसकी मास 1500 kg है। What must be the force between the vehicles and the road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर वो चलती हुई गाड़ी पर कोई फोर्स लग रही है और वो उसे एक्सेलरेशन, एक नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, मतलब उसकी वेलोसिटी घट रही है एट द रेट ऑफ 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमें निकालना क्या है कि कितनी फोर्स उस पर लग रही है जो उसे फाइनली रोक दे रही है, स्टॉप कर दे रही है। अब मास ऑफ द व्हीकल कितना है 1500 kg, एक्सेलरेशन उस पर कितना प्रोड्यूस हो रहा है -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स कितनी लग रही है उस पर, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सिंपल फार्मूला। तो 1500 इंटू -1.7, -1.7 इसलिए क्योंकि फोर्स एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है, तो इससे हमारी फोर्स की वैल्यू निकल रही है -2550 न्यूटन। तो यही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे देखेंगे। ये एक MCQ है। व्हाट इज़ द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विथ ए वेलोसिटी v। एक बॉडी की मास m है और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसकी मोमेंटम क्या होगी। तो मोमेंटम की फॉर्मूला हमें पता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से लास्ट ऑप्शन जो है m इंटू v, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10। यूजिंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव ए वुडन कैबिनेट अक्रॉस ए फ्लोर। एक लकड़ी का अलमीरा है सपोज, उसे हमें फ्लोर पर पुश करना है, ठेलना है, और उसे कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना है। व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। अगर कैबिनेट पर यानी अलमीरा पर हम 200 न्यूटन का फोर्स लगाए तो उस पर कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगने वाला है। फोर्स एक्सर्टेड, कितना फोर्स हमने लगाया 200 न्यूटन। एज द वेलोसिटी इज सेड टू बी कांस्टेंट, हेंस एक्सेलरेशन इज ऑफ द कैबिनेट इज 0। क्योंकि हमें कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना है तो एक्सेलरेशन 0 होगा उसका। शो द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन exerted between the wooden block and the ground।
तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो बराबर होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन exerted between the wooden block and the ground। ठीक है, क्या लिख रहा है, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जितना है उतना फोर्स उस पर लग रहा है। बिकॉज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द कैबिनेट इज 200 न्यूटन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है 200 न्यूटन, तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द कार उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो -200 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स उस पर लगेगा। तो दैट इज द आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या कह रहा है, 2 ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 kg आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन। 2 बॉडी है, 1.5 kg वजन है दोनों का, एक ही स्ट्रेट लाइन में वो चल रहा है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एक अगर इधर से इधर चल रहा है, दूसरा इधर से इधर चल रहा है। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। हर एक की वेलोसिटी जो है 2.5 मीटर पर सेकेंड है, बट रिमेंबर कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग व्हिच, अब दोनों में कोलिजन होता है, उसके बाद क्या कह रहा है, दे स्टिक टुगेदर, वो दोनों सट जाता है और एक बॉडी बन जाता है। What will be the velocity of the combined object after collision? और जब दोनों सटकर एक बॉडी बन गया तो उसकी वेलोसिटी फिर क्या होगी। मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट का मास हमने मान लिया m1 जिसकी वैल्यू है 1.5 kg। मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास हम मान लेते हैं m2, इसकी भी मास की वैल्यू दी गई है 1.5 kg। नाउ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, उसको अगर हम u1 मानते हैं तो वो भी 2.5 मीटर पर सेकेंड है, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट वो u2 वो भी 2.5 मीटर पर सेकेंड है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अब आफ्टर कोलिजन दे स्टिक टुगेदर, दोनों एक दूसरे के साथ सट जाता है, हेंस अब उसकी मास जो है वो ऐड हो जाएगी दोनों का, तो कंबाइंड मास क्या होगा, m1 प्लस m2 यानी 1.5 प्लस 1.5 यानी 3 kg होगा उस कंबाइंड बॉडी की मास। अब मान लेते हैं हम, लेट वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड बॉडी, ये हमें निकालना है, उसको हम v मान लिए। अब हमें निकालना है टोटल मोमेंटम ऑफ 2 बॉडीज बिफोर कोलिजन के पहले। टोटल मोमेंटम पहली बॉडी की होगी m1 इंटू उसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी u1, और दूसरी बॉडी की m2 इंटू u2 यानी 1.5 इंटू 2.5 प्लस 1.5 इंटू 2.5, ये दोनों का इनिशियल मोमेंटम है। नाउ टोटल मोमेंटम ऑफ द कंबाइंड बॉडी आफ्टर कोलिजन, वो कंबाइन हो जा रहा है, तो कंबाइन होने के बाद उसकी टोटल मोमेंटम क्या होगी, दोनों का मास को ऐड कर देंगे 1.5 प्लस 1.5 इंटू उसकी कंबाइंड वेलोसिटी, तो 1.5 प्लस 1.5 हो गया 3, तो 3 भी हो गया उसका टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन शुड बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन क्या था, 1.5 इंटू 2.5, अब प्लस 1.5 इंटू माइनस 2.5, क्योंकि ये वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी ये प्लस फिर माइनस हो जाएगी, इजिकल टू 3 वोल्ट, ये होगा आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3.75 और प्लस माइनस 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 3.75 इज इक्वल टू 3v, ये दोनों कट गया तो 0 हो गया, इजिकल टू 3v और v इजिकल टू 0। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही वो दोनों बॉडी स्टिक हो जाएगी, एक दूसरे से सट जाएगी, तो बॉडी रुक जाएगी। वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन इज 0, v का वैल्यू 0 आएगा, मतलब जैसे ही वो दोनों टकराएगी तो वो और आगे नहीं बढ़ेगी, वहीं पर रुक जाएगी। ठीक है, तो ये कंबाइंड वेलोसिटी हो गया दोनों का। तो इस वीडियो के इस पार्ट में हम लोग 11 तक सॉल्व किए। अब अगले पार्ट में हम लोग इसी चैप्टर का 12 से बाकी जितने क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।